हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद इशू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। कल वाली वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से ना छूटे। ठीक है, तो जिसको ये पसंद आई वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और फीडबैक भी दे सकते हो। और जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य, कल हमने कृषि तक छोड़ दिया था इसको। कृषि के क्षेत्र में क्या क्या हुआ था कि गुप्त काल में ना कृषि के लिए, सिंचाई के लिए रहट एक यंत्र होता था लकड़ी से बना, जिसको घंटी यंत्र भी कहते थे। इसका प्रयोग किया जाता था। आज के टाइम में काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है कृषि के क्षेत्र में भी, तो उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके कारण इसका रहट का प्रयोग हम करते थे। उज्जैन गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता था और सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं भी गुप्त काल में ही जारी की गई थी। अभिलेखों में स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया था गुप्त काल में। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग होते थे जो पूजा पाठ करते थे। जब वो तो अपने देवी देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। और पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण भी गुप्त काल में मिला। कब मिला? ये 510 ईस्वी में मिला, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। ठीक है, जिसमें किसी भोजराज नाम के व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी जो पत्नी थी उसके सती होने का इसमें उल्लेख मिला है। गुप्त काल में वैश्यवृत्ति करने वाली महिलाएं होती थी, उनको गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था उनको? गणिका। वृद्ध वैश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। जो बूढ़ी वैश्याएं होती थी उनको कुट्टनी कहा जाता था, और जो वैश्यवृत्ति करने वाली महिलाएं होती थी उनको गणिका कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। ठीक है, वैष्णव धर्म को इन्होंने राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन कौन था? गरुड़ था, जिसको गुप्तों ने राजचिन्ह बनाया था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण जो अवशेष मिले हैं वो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में मिले हैं। कहाँ पर स्थित है ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अब बात आती है बेतवा नदी कहाँ है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अजंता में 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है। 29 गुफाएं थी अजंता में, लेकिन अब केवल 6 शेष है, जिसमें से गुफा संख्या जो 16 और 17 है वो गुप्त काल की है। और गुफा जो संख्या है 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र बहुत ही प्रशंसनीय है। ठीक है, गुप्त संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म के बारे में, उनके जीवन के बारे में, महाभिनिष्क्रमण के बारे में और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से जो संबंधित चित्र हैं उनके बारे में उसको उद्धृत किया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में संस्कृत भाषा का जो सबसे प्रसिद्ध कवि था वो कालिदास हुआ था। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो रहने वाला आयुर्वेदाचार्य था, कौन थे? धर्मंत्री थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में जो संस्कृत भाषा का कवि था कौन था? सूरदास, कालिदास। तो कालिदास थे। और आयुर्वेदाचार्य थे धन्वंतरी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, सबने पढ़ी है ना पंचतंत्र की कहानियां, संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। गुप्त काल में किसके द्वारा लिखा गया था पंचतंत्र? विष्णु शर्मा के द्वारा। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है, यानी कि सबसे पहले बाइबल आता है, उसके बाद पंचतंत्र का स्थान आता है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वे? मित्र भेद है पहला, दूसरा है मित्र लाभ, संधि विग्रह और लब्ध प्रणाश, अपरीक्षा कारित्व। तो ये 5 इसके भाग थे जिसको इसमें बांटा गया था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर
क्यों घूमती है? किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वराहमिहिर, धन्वंतरी, आयुर्वेदाचार्य थे जो अभी पढ़ा हमने, और ब्रह्मगुप्त थे। ये विद्वान थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। पुराणों की रचना कब हुई थी? गुप्त काल में। ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है इसमें। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था गुप्त काल में। और चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास, कई जगह देखा है ना हमने, 3-3 मूर्तियों वाले मंदिर होते हैं, तो इसका विकास भी गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। ठीक है, भाष के 13 नाटक इसी काल के हैं। भाष के 13 नाटक जो है वो गुप्त काल के हैं। शूद्रक का लिखा हुआ जो नाटक है मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्य का प्रेम वर्णित है और प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया था? यह नाटक शूद्रक के द्वारा। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, जो राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी का वर्णन करता है, पहली भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में भी हुआ। और ऐसी दूसरी रचना है भगवद गीता। तो पहली कृति कौन सी हुई? अभिज्ञान शाकुंतलम, और दूसरी रचना है भगवद गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये था हमारा गुप्त साम्राज्य। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ना पसंद आई तो डिसलाइक ज़रूर करें, और फीडबैक भी दे सकते हो आप। तो थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, हेल्प एंड शेयर ईच अदर।